जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज ये हिंदी प्रैक्टिस सेट का 7वां वीडियो है, जिसमें लगातार आपको उन 20 प्रश्नों को हल कराया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और तमाम उत्तर प्रदेश के आयोग द्वारा हिंदी में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और न केवल प्रश्न बल्कि उन प्रश्नों से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यदि आप लगातार इन वीडियोस को देखते हैं तो इतनी गारंटी है कि किसी भी परीक्षा में आपके हिंदी से प्रश्न कम से कम 95% फंसने की गारंटी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। कौन सा? पहले तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए, उज्ज्वल जो लिखा हुआ है ये उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है। उज्ज्वल का जो शुद्ध वर्तनी होता है वो ये होता है उज्ज्वल, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो उज्ज्वल ये सही होता है। आपका भविष्य उज्ज्वल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। तो आपने कहा ये कौन सा अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा भेद होता है? ध्यान समझिए, पहले आंसर दीजिए। प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक या आज्ञावाचक? सही उत्तर हो जाएगा इच्छावाचक, ऑप्शन नंबर सी। आपका भविष्य उज्जवल हो, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, इसका मतलब मेरी इच्छा है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, मैं अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा हूं, तो यहाँ इच्छावाचक होगा। अब जैसे ऑप्शन नंबर ए अगर कहते प्रश्नवाचक, तो यहाँ पे कहते क्या आपका भविष्य उज्जवल है, तब हम कहते प्रश्नवाचक है। निषेधवाचक, जब नकारात्मकता की बात कर देते हैं तो वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। आज्ञावाचक, जैसे मैंने कहा कि जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, तो यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है वाक्य के भेद होते हैं। ठीक है, अच्छा, वाक्य जो होते हैं ये तो अर्थ की दृष्टि से हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद हैं, लेकिन वाक्यों के भेद जो है रचना की दृष्टि से भी होते हैं, और रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 3। हमेशा याद रखिएगा, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। और वो 3 कौन से होते हैं? बराबर आप हमेशा याद रखिएगा उसको। 3 होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये 3 वाक्य होते हैं ना, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये रचना की दृष्टि से 3 होते हैं वाक्य के भेद। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है? अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया। ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थी से पाठ पढ़ा गया। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। 3 सेकेंड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। देखिए, जो वाच्य होता है, वाच्य हिंदी में होते हैं 3। कितने होते हैं? वाच्य होते हैं 3। अब इन 3 वाच्य कौन कौन से होते हैं? एक होता है कर्तृवाच्य, एक को बोलते हैं कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ये वाच्य के भेद बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बताओ भाई वाच्य के कितने भेद हैं? तो आप बताते हैं वाच्य के कितने भेद हैं, तो आप बताते हैं वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के हैं 3 भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन सा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य का मतलब क्या होता है? कर्तृवाच्य का मतलब होता है कर्तृवाच्य का तात्पर्य होता है जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कर्तृवाच्य, जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है वाक्य में वहाँ पे कर्मवाच्य, और जहाँ भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य। जैसे इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं, यहाँ पे अगर इन्होंने कहा कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया तो कर्तृवाच्य हो गया, लेकिन अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया तो कहेंगे कर्मवाच्य है। ठीक है, और अगर हम कहेंगे अध्यापक से आप पाठ पढ़ाया नहीं जाता तो कहेंगे भाववाच्य है। इसलिए ध्यान रखिएगा, वाच्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, और 3 प्रकार के वाच्य हैं। तो पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य हो जाता है। अगला प्रश्न, ल और स का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, दंत्य, ओष्ठ्य, तालु। तालु या तालव्य दोनों को बात। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दंत्य।
ल और स का उच्चारण स्थान दंत होता है। अब उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी करते हैं। उच्चारण स्थान क्या होता है कि जब भी कोई किसी वर्ण को हम उच्चारित करते हैं यानी बोलते हैं तो वो हमारे शरीर के यानी हमारे मुख के किस भाग से उच्चारित होता है उसी को हम कहते हैं उच्चारण स्थान। अब जैसे ल है, ल जब बोलेंगे तो हमारी जिह्वा जो है वो दांत से टकरा रही है, ल स, तो दांत से टकरा रही है इसलिए हम इसको दंत कहते हैं। अब सारी बातें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा भाई जो क वर्ग होता है, क वर्ग, ये क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप कहते हैं क वर्ग कंठ से उच्चारित होता है। जो च वर्ग है वो किससे उच्चारित होता है, तालु से। ट वर्ग मूर्धन्य से। त वर्ग त थ द ध न, ये किससे, दंत से। ल और स भी दंत से है और त थ द ध न भी दंत से है। और एक प वर्ग होता है, प फ ब भ म, ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि खाली स्थान ने संस्कृत में रामायण की रचना की। देखिए आदि कवि आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि जो थे वही रामायण की रचना किए थे। इसमें बहुत ज़्यादा विशेष सोचने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन इसमें मूल प्रश्न इनका रामायण की रचनाकार का नहीं है। मूल प्रश्न है कि वाल्मीकि को सही कैसे लिखा जाएगा। आपके पास 3 सेकेंड है, बताएं। रामायण की रचना करी थी महर्षि वाल्मीकि ने। और वाल्मीकि की जो सही जो है वर्तनी है वो हो जाती है ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि। हालांकि ऑप्शन नंबर डी में भी वाल्मीकि दिया हुआ है, तो दोनों ऑप्शन इसमें गलती से दोनों ऑप्शन मैच हो गए हैं। तो वाल्मीकि वर्तनी वाल्मीकि की यही होती है, इसलिए रामायण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि। अब उसी रामायण को अवधि में लिखा गया है रामचरितमानस, जिसके रचनाकार हैं श्री तुलसीदास जी। अगला प्रश्न, स्वरों का उच्चारण कैसे होता है, व्यंजनों की सहायता से, अनुस्वार की सहायता से, अनुनासिक की सहायता से, या बिना किसी सहायता से। 3 सेकंड। देखिए स्वरों का जो उच्चारण होता है वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है, यानी बिना किसी की सहायता से स्वरों का उच्चारण होता है। जब हम कहते हैं अ, हम किसी और भी व्यंजन का वर्ण का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उसमें। अ, आ, ई, अ, ई, उ, री, किसी भी व्यंजन का सहायता या फिर किसी भी वर्ड की सहायता हम नहीं लेते हैं। वो इसलिए स्वरों को कहते हैं हम बिना किसी सहायता से बोला जाता है। अब जैसे कोई व्यंजन हो जाता है, मान लेते हैं हमने कहा च, अब च कहा तो च में ये च धन अ है, इसमें एक स्वर मिला हुआ है, तो हम कहते हैं कि भाई जो व्यंजन होता है वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, लेकिन जो स्वर होते हैं वो किसी की सहायता से बोले नहीं जाते, वो स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। 3 सेकंड। सही उत्तर है स्रोत भाषा। देखिए बात को समझिएगा, जब हम कोई भाषा, मान लो कि हमको हिंदी से इंग्लिश में किसी लैंग्वेज को, कोई पैसेज है उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अब हमको हिंदी से इंग्लिश में करना है ना, तो हिंदी जो है हमारी स्रोत भाषा है, मूल भाषा क्या है, हिंदी। हिंदी से हमको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो जो इंग्लिश होती है ना इसको हम कहते हैं लक्ष्य भाषा। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है लक्ष्य भाषा, क्या हो जाता है, लक्ष्य भाषा। तो स्रोत भाषा पता चल गया आपको, लक्ष्य भाषा पता चल गया। अब ये मानक भाषा जो ऑप्शन सी में दिया है, मानक भाषा का मतलब क्या होता है कि भाई मानक भाषा वो भाषा होता है जो किसी मानक आधार पर एक निश्चित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है और व्याकरण रूप से सही होती है, उसको हम मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न जो है वो पैसेज से है, यानी आपको गद्यांश पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। अब इस प्रश्न के लिए आपको एक विशेष राय है। आपको विशेष राय ये है कि जब भी गद्यांश के प्रश्न आपको देखने को मिले तो गद्यांश के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना चाहिए। आप पहले प्रश्न पढ़ लें, प्रश्न पढ़ने के बाद जब गद्यांश पढ़ते हैं आप, तो आपको उत्तर मिलते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। अन्यथा की दृष्टि में होता क्या है कि पहले आप पैसेज पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर अगर प्रश्न पढ़ते हैं तो फिर होगा क्या, पैसेज पढ़ने के बाद प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ने के बाद फिर पैसेज में जाएंगे, दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, फिर पैसेज में जाएंगे, तो होगा क्या कि आपका समय बर्बाद होता है, बार बार बर्बाद होता है, बार बार आपको पूरा पैसेज पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, स्वतंत्रता की माता कौन है, दिमाग में याद रखिए, स्वतंत्रता की माता कौन है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है। तीसरा है आत्म संस्कार के लिए आवश्यक क्या है। एक प्रश्न और है इसमें, और देख लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रस्तुत
गद्यांश का शीर्षक क्या है। ठीक है, चलिए अब हम पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज कह रहे हैं, नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। पहले ही लाइन में हमको मिल गया स्वतंत्रता की माता कौन है, नम्रता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, अब प्रश्न हमने पढ़ा था तो हमको याद था स्वतंत्रता की माता कौन है, प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पे पहले ही मिल गया हमको नम्रता की मात्रा स्वतंत्रता है। लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं, वह उसकी सौतेली माता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है, तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझते हैं लेकिन वह उसकी सौतेली माता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगी भाई, अहंकार। अहंकार ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम कहेंगे स्वतंत्रता की सौतेली माता कौन सी है, अहंकार हो जाएगा। अब एक ही क्वेश्चन बचता है, आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या न हो, पर उस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। आत्म संस्कार के लिए किसकी क्या आवश्यकता है भाई, मानसिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। अब केवल एक प्रश्न बचा कि पैसेज का जो शीर्षक होगा वो क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। देखिए अब ऑप्शन क्या दे रहे हैं, ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आत्मबल, नैतिक बल, अभिमान या स्वतंत्रता। तो पूरे पैसेज में आपने देखा स्वतंत्रता की ही बात की गई है, चाहे वो शारीरिक स्वतंत्रता हो या फिर मानसिक स्वतंत्रता हो। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पे जो पैसेज का जो शीर्षक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर खाली स्थान हो गया, 9 2 11 हो गया, अंगूठा दिखा गया, अंधे की लकड़ी हो गया, या आंख का तारा हो गया। 3 सेकेंड। सही आंसर हो जाएगा 9 2 11 हो गया। 9 2 11 होने का मतलब रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है समय पर धोखा दे देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं अंधे की लकड़ी, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा कोई है तो उसको अंधे की लकड़ी कहते हैं। ठीक है, आंख का तारा, इसका मतलब जो बहुत प्रिय होता है व्यक्ति को उसको हम कहते हैं आंख का तारा है। भाई वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और दोस्तों के साथ शेयर कर दियो। भाई निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, दिवाकर, प्रभाकर, सुधाकर, भास्कर। 3 सेकेंड। सही आंसर हो जाएगा सुधाकर। क्या हो जाएगा, सुधाकर। सुधाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। सूर्य के और भी पर्यायवाची हो सकते हैं जैसे मार्तंड, रवि, मरीच, सविता, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। इस प्रकार के इतने जो हैं ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। अब चंद्रमा के पर्यायवाची की बात करें तो हिमांशु, सुधांशु, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निष्पति, मृगांक, कलानिधि, ये क्या हो जाएंगे, चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताएं। भय, सुधा, विष, जलज। 3 सेकंड। सही उत्तर हो जाएगा अमृत का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो विष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो भय कहे हैं, भय का विलोम साहस होता है। सुधा जो है, सुधा का मतलब अमृत होता है, यानी अमृत का पर्यायवाची सुधा है। जलज जो हो जाता है वो कमल का पर्यायवाची होता है, जलज। अब एक बात और ध्यान रखिएगा जलज के बारे में, ये कमल का पर्यायवाची है तो जब भी पानी के पर्यायवाची में ज लग जाए तो वो कमल का पर्यायवाची होता है। जैसे वारिज, नीरज, पंकज, जलज, तो ये जहाँ भी पानी के पर्यायवाची में के अंत में ज लग जाएगा तो आप समझ लीजिए कि वो कमल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की। अब ये तो बिल्कुल हलवा सवाल हो गया। श्री रामचरितमानस की जो है कि रचना तुलसीदास जी ने करी थी। अब तुलसीदास जी के द्वारा और कौन कौन सी रचनाएं की गई थी वो ध्यान से सुनिएगा। उनके द्वारा और रचनाएं थी कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण, राम आज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू,
गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सारे के सारे जो हैं वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित रचनाएं हैं। ठीक है, अब कबीरदास की बात कर लेते हैं। तो कबीरदास की रचनाएं पूरा संकलन किस में है, तो प्रश्न पूछा जाता है तो आप बताते हैं बीजक में। किस में है? बीजक में, बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अब हमने लिख लिया माता पिता, माता पिता, आपको अधूरा नहीं लग रहा? माता पिता के बीच में ये हाइफन होना चाहिए था, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह। विराम चिन्ह जब आप पढ़ते हैं तो उसके बीच में जो ये लगता है इसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, योजक चिन्ह। तो माता पिता दोनों पसंद थे, माता पिता में क्या लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। अब अल्प विराम क्या होता है भाई? अल्प विराम जो हम कॉमा लगा देते हैं ना, इसको हम कहते हैं अल्प विराम। अब अर्धविराम क्या होता है? एक अर्धविराम होता है जो ऐसे ऐसे करते हैं, इसको सेमी कॉलन अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको अर्धविराम बोलते हैं। और एक जो कॉलन लगाते हैं हम, दोनों बिंदी जो लगाते हैं, इसको हम कहते हैं उपविराम। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949 तो बिल्कुल सही जवाब है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया और हिंदी हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 एक में वर्णित है। 343 एक में वर्णित है और इसी 14 सितंबर की वजह से राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि विश्व हिंदी बता दो, विश्व हिंदी दिवस, तो आप कहेंगे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है 15 अगस्त 1947, तो आप जानते हैं कि भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 ये हमारे बापू यानी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनके गोली मारकर हत्या कर दी थी। 26 जनवरी 1950 भारत गणतंत्र बना था, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? रत्नाकर, मधुकर, नरपति, दिनकर। 3 सेकंड। अगर आपने ऑप्शन सुना रत्नाकर तो बिल्कुल सही जवाब है। समुद्र का पर्यायवाची होता है रत्नाकर। अब समुद्र के अन्य पर्यायवाची भी हो जाते हैं, जैसे जलधि, पारावर, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अर्णव, पयोनिधि, अवधि, जलधाम, नीरधि। ये सारे किसके हो जाते हैं? समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। अब जैसे मधुकर उन्होंने दे दिया है, अब ये मधुकर किसके पर्यायवाची है? तो मधुकर जो होता है भ्रमर का, भौरा जो होता है उसका पर्यायवाची मधुकर होता है। दिनकर ये सूर्य का होता है। नरपति किसका होता है? नरपति राजा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। अगर आपने ऑप्शन चुना ऑप्शन नंबर सी 3 तो बिल्कुल सही जवाब है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। कौन कौन से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं भाई? पहला हो जाता है दृढ़ संधि, फिर गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ये 5 पार्ट हो जाते हैं स्वर संधि के। इसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में केवल नियम चलते हैं। ठीक है, तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग प्रति, प्र, प्रत, प्रति, प्रतिध्वनि। अगर आपने ऑप्शन चुना ऑप्शन नंबर ए प्रति तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रतिध्वनि में उपसर्ग प्रति है। उपसर्ग क्या होता है? एक कोई शब्द है, शब्द के पूर्व में कोई शब्दांश जब जुड़ जाए, शब्द के शुरुआत में, प्रारंभ में कोई शब्दांश जब जुड़ जाता है तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। अब उपसर्ग छांटने के लिए मूल बात क्या होती है कि हमको इस जो शब्द दिया होता है उसमें से मूल शब्द खोजना होता है। प्रतिध्वनि में मूल शब्द क्या है? ध्वनि है। अब ध्वनि के पहले जो लग गया, ध्वनि के पहले जो लग गया वही हमारा जो है क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो ध्वनि के पहले क्या लगा है? प्रति, तो प्रति हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब यह है अंतिम प्रश्न और अंतिम प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि कारक, कारज किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, अर्धतत्सम, तद्भव, देशज। आपकी जिम्मेदारी है, आप क्या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करेंगे। इस प्रकार से आज का वीडियो समाप्त होता है।
यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। यह था 7वां वीडियो हिंदी का। मिलते हैं हिंदी के 8वें वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।